नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक्स हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस। ठीक है, तो ये जो 6 बुक्स हैं, इन 6 की 6 बुक्स को हम इस चैनल पर कवर अप करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि 14 मई को जो आपका पेपर है उससे पहले तक ये सारी बुक्स कंप्लीट करा दी जाएंगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि वीडियो का लेंथ क्या है। 14 मई से पहले आपका सब कुछ यहां पर कवर अप हो जाएगा। घटना चक्र से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जो है नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे। और जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को एकदम से आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो। ठीक है, आपको याद होना है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट करा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो उसका जो पहला चैप्टर है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसको आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो से हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका एमसीक्यू वाला पार्ट। यानी कि इस चैप्टर में जो इतने एमसीक्यू दे रखे हैं जो अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सबको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा जो था वो कालीकट पर किस वर्ष में आया था। अब आपको ईयर बताना है, तो सही आंसर क्या होगा आपका 1498। मेरे साथ साथ आप लोग ये सारे क्वेश्चंस लगाते चलिएगा। ठीक है, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक जो चैप्टर की समरी थी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर सबसे पहले देखिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा से पहले भी कुछ एक इवेंट हुए हैं। जैसे अगर हम मध्यकाल में बात करें तो मध्यकाल में सबसे पहले भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगीज़ थे। ठीक है, प्रथम पुर्तगीज़ ये वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। ये आपको साल और ये महीना ये दिन याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, कालीकट ये नाम आपको याद रखना है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक, उसका नाम क्या था? जैमोरिन। इसने वास्को डिगामा का यहाँ पर स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी जो थे उन्होंने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली, यानी कि जो पूरा आपका अरब सागर से लगी हुई सीमाएं थी, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपने बंदरगाह स्थापित करे। वहीं पर इन्होंने अपनी जो थी कोठियाँ, व्यापारिक कोठियाँ जो थी उनको इस्टेब्लिश किया। 1505 ये टाइम है आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा का, जो कि भारत में पहला पुर्तगाली वॉयसराय और गवर्नर बनकर आया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करें तो इसमें यह भी दिया हुआ है कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति, इसका प्रतिपादन किया। एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। उसमें आपको ये वॉयसराय के नाम दिए हुए हैं। जैसा आप अपने इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इस क्वेश्चन में ये उत्तराखंड में आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। मतलब किसी भी पीसीएस की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। इसने पूछा गया है कि निम्न में से कौन है जिसने नीला जल योजना या फिर ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो ऑब्वियसली बात है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले ये कौन थे? तो भैया पुर्तगीज़ थे। ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। वास्को डिगामा हिंदुस्तान कब आया? 1498 में, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद पुर्तगीज़ उपनिवेश का प्रथम वॉयसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी हमने देखा है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है,
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि भाई निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, तो अभी हमने देखा कि जैमोरिन ने किया था, ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद यहाँ पर एक तरफ आपको ये समुद्री यात्री दे रखे हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड कंट्री दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा समुद्री यात्री जो था कौन से देश का था। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, वास्को डिगामा की, तो जैसे ही आप नाम सुन रहे हैं आप बिल्कुल सही लगाएंगे यहाँ पर पुर्तगीज़। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो कोलंबस कहाँ का था, ये था भाई स्पेन का, ठीक है। इसके बाद कैप्टन कुक की बात करें तो कैप्टन कुक कहाँ के था, कैप्टन कुक था आपका ब्रिटेन का, ठीक है। और वहीं तस्मान की बात करें तो ये कहाँ का था, आपका हॉलैंड का। इस तरीके से आपका 2 1 4 3 मतलब 2143 ये जो है हमारा सही आंसर होगा, और ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर जो A2 है, B1 है, C4 और D3 है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पर चलिए ये भी देख लिए कि किसने किसकी खोज करी है। वास्को डिगामा की बात करें, हिंदुस्तान के लिए इसने मार्ग की खोज करी। कोलंबस की बात करें तो इसने अमेरिका की खोज करी। और जो कैप्टन कुक था ब्रिटेन का, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। और वहीं हॉलैंड का जो तस्मान था, इसने वॉन डीमेंस लैंड, ठीक है, यानी कि आज की डेट में तो तस्मानिया है और न्यूजीलैंड है, इसकी खोज की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भाई ये नाम है आपका अल्बुकर्क, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। भले ही जो पहला वायसराय बन के आया वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया, लेकिन अगर वास्तविक शक्ति के संस्थापक की बात करें तो वो कौन था, आपका अल्बुकर्क था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, अल्बुकर्क। टेन्योर की बात करें 1509 से 1515 तक इसका टेन्योर रहा। और ये जो था ये मतलब इसने पुर्तगीज़ का यहाँ पर जो पूरा शासन था, साम्राज्य था, उसको स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। फरवरी 1510 में इसने बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे उससे गोवा छीन लिया था, ठीक है। और ये अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगीज़ जो नौसेना थी उसका प्रभुत्व जो था उस पर मोहर लगा दी थी, मतलब पूरा डोमिनेट कर लिया था उनने वेस्टर्न कोस्ट को। और इसके साथ ही भारत में प्रादेशीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी। अल्बुकर्क ने एक पॉलिसी अपनाई थी, उसने ये बोला कि भाई जितने भी पुर्तगाली हैं जो सैनिक थे उनसे बोला कि भाई यहाँ के लोगों से शादी करो, यहाँ की लड़कियों से शादी करो, ताकि यहाँ पर अपनी आबादी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो भारत में पुर्तगालियों की संख्या की वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया था, ये इसकी पॉलिसी थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, तो अभी हमने देखा है कि भैया ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि 1510 में किया था, 1499 में नहीं किया था। तो पहला ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, कोचीन, ये आप याद रखें, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आएगा, पहला कोचीन आएगा, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने भारत में जो अपना प्रथम दुर्ग बनाया, वो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था, उसका निर्माण फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क इसके द्वारा किया गया जब वो गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करे, ऑप्शन सी पुर्तगीज़ ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी। अब वो आपका हुगली थी, बांदेल थी, चिंसोरा थी या श्रीरामपुर। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि हुगली थी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन की समरी देखें तो पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कूना, जो कि 1529 से 1538 तक रहा, इसने मद्रास के निकट सेन थोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के जो पूर्वी समुद्री तट था उसकी ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। तो ये क्रेडिट किसको जाता है, नीनो दी कूना को, ठीक है। 1534 में पुर्तगालियों ने
बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। सो सतगांव और चटगांव में किससे परमिशन ली इनने? ग्यासुद्दीन महमूद शाह से, जो कि बंगाल का शासक था। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली एक महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करना चाहते थे, मतलब उसको पूरा डेवलप करना चाहते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। ठीक है। चिंसुरा की अगर हम बात करें तो चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करा। तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि डचों से रिलेटेड था गुस्तावुस किला, जो कि चिंसुरा में था। ठीक है। और श्रीरामपुर की बात करें तो ये डेनिश का प्रमुख केंद्र था। ये 3 पॉइंट आपका यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पौंडीचेरी के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इस पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तीसरा स्टेटमेंट तो आपका एकदम से गलत है। आपको यहाँ पर बताना है कि सही स्टेटमेंट जो है वो कौन। सो जैसे ही आपने ऑप्शन सी मतलब थर्ड स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट करा कि भाई ये तो नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था, तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों खारिज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों के अंदर आपका स्टेटमेंट सी जो है वो गिवन है। आपको सही स्टेटमेंट चुनना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि केवल एक जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो आइए इसकी समरी देखें, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पौंडीचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डच इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती यहाँ पर स्थापित करी। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा किया और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगीज़ इन्होंने यहाँ पर अपना पूरा बेस बनाया। इसके बाद डेन्स के बाद डच के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद फाइनली जो आपके फ्रांसीसी थे। ठीक है, ये इस तरीके का ये सीक्वेंस रहा है पौंडीचेरी पर अपना प्रभुत्व जमाने का। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हम बात करें किसकी? हुगली की, तो इसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया? तो भाई अभी हम देख चुके हैं, सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली, इन्होंने ही इसको अपना अड्डा बनाया था। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो भाई अभी हमने देखा है कि पुर्तगाली जो थे ये लूटपाट के लिए इसका इस्तेमाल करते थे हुगली का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आई डोंट थिंक कि जॉब चॉर्नोक इसको आप ना जानते हो। सही आंसर यही है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कि वैसे तो चलिए ठीक है, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि जॉब चॉर्नोक जो था वो यहाँ का संस्थापक था कलकत्ता का। ठीक है, बट मई 2003 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उसने ये बोला कि भाई कलकत्ता तो जॉब चॉर्नोक के आने से बहुत पहले बसा हुआ था। इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि कलकत्ता का जो स्थापना दिवस 24 अगस्त 1690 माना जाता है, ये नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी रही है। खैर, अगर आपके ऑप्शंस में आपको ये दिखता है जॉब चॉर्नोक, तो आप उसी को लगाइएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कलकत्ता किसने बसाया, तो जॉब चॉर्नोक ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो भाई कलकत्ता में, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मद्रास, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। सो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम जो था वो 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी
किन लोगों ने स्टार्ट की। अब ये पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, डच थे या फिर डेनिश। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डच, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अब अगर हम डच की बात कर रहे हैं तो इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर क्या कुछ था उसको एक बार देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ थी। और इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में से जो था एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसी वजह से हम डच को यहाँ पर सही आंसर के रूप में चूज़ करेंगे। देखिए इसमें ऑप्शन में आपको अंग्रेज नहीं दिखेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। कौन सा सही है आपको ये बताना है। दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फोर्ट विलियम्स का जो किला था इसका रिलेशन किससे था, डचों से था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो भाई भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो उसकी सेवा करने लग जाते थे, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों। ठीक है, उपर्युक्त तीनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। अब ये लीवेंट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ या फिर ऑस्ट्रेड्स कंपनी थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि लीवेंट कंपनी। अब क्यों यही आंसर आएगा, अब इसको समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी पेचीदा भी है। लीवेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र इसको प्राप्त हुआ था। तो आपको न सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ, लीवेंट कंपनी को, आपको ये भी याद रखना है कि कब हुआ, 1593 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए इनको राइट दिया गया था, ना कि समुद्री मार्ग से। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। 31 दिसंबर 1600 इसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है, को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि समुद्री मार्ग, स्पेसिफिकली कि समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र किसको मिला, तब आपको ये चीज़ याद रखनी है, वो मिला था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इसको मिला था समुद्री मार्ग से, और जो लीवेंट कंपनी थी इसको मिला था जो स्थल मार्ग था। ठीक है, 1702 की बात करें तो इसमें इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, समझ गए आप। अब कंपनी जो थी वो सामान्य रूप से इसी को जाना गया ईस्ट इंडिया कंपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो उस समय बादशाह था वो कौन था। तो वही वो था आपका अकबर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या आएगा आपका, अकबर। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई
और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम रखा गया। और इस दौरान भारत का जो बादशाह था वो कौन था? आपका अकबर था, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक राजगद्दी पर रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि किस जो आपका ये मुग़ल सम्राट था, इसके काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करा? तो वो था आपका जहांगीर का टाइम, यानी कि जो अकबर का लड़का था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले में ये चीज़ देख भी लीजिए। अगर हम जहांगीर की बात करें तो इसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में, उसके बाद मतलब यहाँ पर तो अस्थायी कारखाना बनाया, उसके बाद 1613 में सूरत में एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, और यही था अंग्रेज़ों का पहला स्थायी कारखाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की? तो अभी हमने देखा है कहाँ पर करी भाई, सूरत में, यानी आंसर डी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कैप्टन विलियम हॉकिंस की, तो ये सूरत से मुग़ल दरबार 1608 में पहुँचा था, लेकिन सूरत में फैक्ट्री बनाने की जो मतलब इस्टेब्लिश करने की जो इसे परमिशन थी वो इसको नहीं मिली थी। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन जो था वो सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुग़ल गवर्नर से वहां व्यापार करने की उसने अनुमति पा ली। इसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने सूरत के बंदरगाह की विजय में पुर्तगालियों के एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। मतलब अभी तक पुर्तगीज जो जीतते चले आ रहे थे, तो जो ये आपका कैप्टन थॉमस बेस्ट था, इसने पुर्तगालियों को हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। और इसके बाद जल्द ही आपका अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, यहाँ पर सहयोगी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई। तो यहाँ पर बेसिकली आपको तीन जो ये ब्रिटिश ऑफिसर थे इनके नाम याद रखने हैं। पहला है आपका विलियम हॉकिंस, ये 1608 में पहुँचा था मुग़ल दरबार, सूरत से गया था और मुग़ल दरबार पहुँचा था, परमिशन नहीं मिली थी। दूसरा ये था आपका कैप्टन मिडल्टन। ठीक है, अब ये 1611 में ये पुर्तगाली विरोध करते रहे, लेकिन ये सूरत के पास में स्वाली एक जगह है वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर जो मुग़ल गवर्नर था उससे इसने परमिशन ले ली कि व्यापार करने की। तीसरा नाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 1613 का, जब इन्होंने अपनी फाइनली एक सूरत में एक स्थायी कंपनी इसको इस्टेब्लिश किया। ये नाम है आपका कैप्टन थॉमस बेस्ट। इसी का रोल रहा इस वाली कंपनी को, इस वाली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कराने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में मतलब पहले क्वार्टर में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना जो था वो स्थित था? अब ये भरूच में था, त्रिचुनापल्ली में था, ये चिकाकोल में था। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। सो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सिर्फ पहला वाला जो भरूच था, ये यहाँ पर सही आंसर आएगा, क्योंकि 17वीं शताब्दी का जो पहला क्वार्टर था उसमें जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सिर्फ एक जगह कारखाना था, कहाँ पर? भरूच में। चलो आगे देखते हैं। सो अगर हम बात करें 1625 के आसपास की, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने जो थे उनको इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थापित करी गई? अभी हमने देखा 1613 में सूरत में। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों की स्वाली के स्थान पर हराया था? तो अभी हमने इसको भी देखा था, कैप्टन बेस्ट जो था, थॉमस बेस्ट। ठीक है, ये सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना इस्टेब्लिश किया? तो भाई अंग्रेज हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
अच्छा, यहाँ पर ये भी समझिए क्योंकि सूरत में और भी जो विदेशी कंपनियाँ थीं, यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने अपने कारखाने इस्टेब्लिश किए थे। तो एक बार देखते हैं। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी 1613 में। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी कारखाना बनाने की अनुमति दी। इसके बाद सूरत में डचों की फैक्ट्री आई। कब आई? 1616 में। जबकि फ्रांसीसियों की बात करें तो इन्होंने 1668 में 1668 में इस्टेब्लिश करी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1616 में मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना बनाया था, जिसको अभी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या फिर व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। अब ये बंगलौर में, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में या फिर सूरत में। ठीक है। अब ये 1613 की बात कर रहे हैं, तो सूरत यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? अब ये डचों से लिया था, फ्रांसीसियों से, डेनिश या फिर पुर्तगाली। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, पुर्तगाली। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। कब लिया था? 1661 में। ठीक है। अब 1661 में जो इंग्लैंड के सम्राट थे उस समय, चार्ल्स सेकंड, इनकी शादी किससे हुई? पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन। अब यहाँ पर चार्ल्स को पुर्तगालियों ने बम्बई जो था वो दहेज में दे दिया था, मात्र 10 पौंड वार्षिक किराए पर। चलो इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयाग उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1797। ठीक है। आरओ 2021 का ये क्वेश्चन है। अवध के जो नवाब थे सादत अली, इन्होंने 1797 में प्रयाग इलाहाबाद का किला जो था वो अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये कौन था? आपका सर जॉन चाइल्ड थे। कुछ चाइल्डिश हरकतें इन्होंने करी थी, मतलब हज पे जा रहे थे और बहुत सारे मुस्लिम्स, तो उनको इसने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। तो आओ एक बार देख लेते हैं क्या कुछ कहानी थी। सो बम्बई के अंग्रेज गवर्नर थे ये जॉन चाइल्ड। 1688 में बम्बई और पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों का इसने घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे इनको बंदी बनाने का प्रयास किया। इसी के बाद औरंगजेब को गुस्सा आ गया और इसने इसको बाहर निकालने की आदेश दे दिया। ठीक है। मुगल शासक औरंगजेब के सामने वो विवश हो गया। उसके बाद फाइनली उसने यहाँ पर माफ़ी मांग ली। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अब तात्कालिक कारण क्या था आपको ये बताना है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी थी उसकी जंग, या फिर कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। ये इसका तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक वॉर का। तो क्या कुछ दिया हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि कर्नाटक का जो युद्ध था पहला वाला, ये 1746 में 48 तक ये चला था, 1746 से 1748 तक। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो कि आपका 1740 में आरंभ हुआ था उसी का विस्तार मात्र था। अगर हम बात करें होम गवर्नमेंट्स की, चाहे वो अंग्रेज़ों की बात करें या फिर फ्रांसीसियों की, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी थी ऐसा कुछ करने की। लेकिन 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और जो फ्रांसीसी थे उनके कुछ जहाज़ों पर इसने अधिकार कर लिया, जो ये कैप्टन बर्नेट था, और यही था मेन रीज़न जिसकी वजह से ये युद्ध जो था वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद कर्नाटक का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? अभी हमने देखा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे दो सूची दे रखी है। एक में ये युद्ध दे रखा है और एक दूसरे में उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। अगर हम प्रथम कर्नाटक वॉर की बात करें तो ये आपका पेरिस की संधि के साथ में अंत हुआ, या फिर ब्रिटिश की हार हुई, या फिर अनिर्णायक रहा, या फिर एक्स-ला शापेल की संधि के साथ में। तो ये भाई ऑप्शन जो है 4 के साथ में आएगा, जो ए स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्स-ला शापेल की ट्रीटी जो थी उसके साथ में ऑस्ट्रिया का युद्ध था वो समाप्त हुआ था, और उसी के साथ में यहाँ पर जो कर्नाटक का वॉर चल रहा था ये भी एंड हो गया था।
इसके बाद थर्ड की बात करें तो ये आपका पेरिस की संधि के साथ में अंत हुआ, और दूसरे की बात करें तो ये अनिर्णायक रहा। वहीं पहले मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी और हैदर अली ने बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ पर हराया था। तो ये इसके बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम पहले कर्नाटक वॉर की बात करें तो 1746 से 48 के बीच में, सही बात है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये आपका 1750 से 52 के बीच में हुआ, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे कर्नाटक की वॉर के बारे में बात करें तो ये आपका 1758 से 63 के बीच में हुआ, ये चीज़ यहाँ पर सही है। यहाँ पर कौन सा युद्ध जो था कौन से ईयर में हुआ था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कर्नाटक का जो पहला युद्ध था ये आपका 1746 से 48 के बीच में हुआ। सेकंड की बात करें 49 से 54 में। तीसरे की बात करें तो 58 से 63 में, ठीक है। वहीं अगर पानीपत के तीसरे वॉर की बात करें, यह हुआ आपका 1761 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो थी उसको स्टार्ट किया था। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डुप्ले। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने ये काम जो था स्टार्ट किया था। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। मतलब इंडिया के जो लोग थे वही पैसा पे करते थे, जो राजा महाराजा थे वही पैसा पे करते थे यूरोपीय जो सेना थी उसको रखने के लिए। जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. मालेसेन इन्होंने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था तथा उर्वर बनाया था, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने प्रयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर बनाया था या फिर लगाया था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सूरत। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया, सूरत में लगाया। लुई 14वां जो था उसके एक मंत्री थे, उसका नाम क्या था, कॉलबर्ट। इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जिसे कंपनी देस इंदेस ओरिएंटेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो इसके नेतृत्व में एक अभियान दल जो था वो भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी भाई लुई 14वें के शासनकाल में, यानी कि पहला वाला जो होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भाई ये था आपका कॉलबर्ट, ठीक है, ऑप्शन सी, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये इसका आंसर बी भी होगा और सी भी होगा, यानी कि चिंसुरा और हुगली दोनों यहाँ पर इसके आंसर होंगे। अगर हम बात करें डचों की, तो डचों ने बंगाल में जो अपनी पहली कंपनी थी वो पीपली में 1627 में स्थापित की थी। इसके कुछ टाइम के बाद पीपली से बालासोर चले गए ये लोग, और बंगाल में डचों ने 1635 में अपना जो काम था वो उसको स्टार्ट किया, और 1656 के कुछ समय तक ही हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी उसको इस्टेब्लिश किया डचों ने, ठीक है, और उसको अपना मेन जो सेंटर था उसको बनाया था, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, डचों की। अगर हम बात करें डचों के कारखाने की, तो चिंसुरा और हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली को भी जो था मुख्यालय बनाया गया था डचों के द्वारा,
और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी जो थी वो कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगडिया, फतवा आदि स्थानों पर भी स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो थी पटना में स्थापित करी थी। अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपी से इसका कोई मतलब नहीं, आएगा भी कभी नहीं, ठीक है। बहरहाल सही आंसर 1632 होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों असफल रहे? क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो गलत बात है। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या फिर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी वो शक्तिशाली थी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज करना है, ठीक है। तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगीज। फ्रांसीसियों की बात करें तो सबसे बाद में आए फ्रांसीसी, ठीक है। सबसे पहले इसके अगर अंदर देखें तो सबसे पहले अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर पुर्तगीज आए, ये सही होगा। या फिर सबसे पहले पुर्तगीज आए, ठीक है। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए। ये अगर आपने जैसे ही पकड़ लिया तो आपका आंसर वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि भैया बी होगा, क्योंकि सबसे पहले आए पुर्तगीज और सबसे बाद में आए फ्रांसीसी। आपको अंग्रेज और डच के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। वैसे अगर हम देखें तो डच पहले आए हैं और अंग्रेज उसके बाद में आए हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो सूची दे रखी हैं, एक जगह पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकेबार और सद्रास दिया हुआ है, दूसरी तरफ डच, फ्रेंच, पुर्तगीज़ और डेनिश। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी का यहाँ से किससे मिलान होगा? आपका फ्रांस से, ठीक है। इसके बाद गोवा की बात करें तो गोवा का किससे होगा? पुर्तगीज़ से। ट्रांकेबार की बात करें तो ट्रांकेबार का किससे होगा? डेनिश से। और सद्रास की बात करें तो इसका किससे होगा? डच से। यानी कि आपका सबसे पहले क्या होगा? 2, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, यानी कि 2341 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये पहला ही वाला है 2341, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो बिहार इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। बिहार जो है वो सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो भाई अभी हमने देखा बिहार था, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो डचों ने नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगह अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। सही आंसर उपर्युक्त सभी आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि अंग्रेजों को भारत की देन क्या थी। तो अगर तंबाकू और लाल मिर्च की बात करेंगे तो पुर्तगाली लेके आए थे, ये इनकी नहीं है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा नहीं ऐसा कुछ करा गया। ना ही चलती फिरती तोपें, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, कोई भी नहीं। ना ही मृदा के स्वरूप की बात करें तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा, अंग्रेजों के द्वारा कोई भी इसमें से नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी दी थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ जो था सब कुछ ही असंगत है। तो ये टिप्पणी दी थी टीबी मैकाले ने, ठीक है। सो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले, ये ब्रिटेन का राजनीतिक और इतिहासकार था।
1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी और अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ कैसा है, असंगत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक्स ला शापेल 1728 की। तो ये जो ट्रीटी हुई थी इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला जो कर्नाटिक वॉर था वो इसी के थ्रू समाप्त हुआ था, सही बात है, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, क्योंकि एक्स ला शापेल की जो ट्रीटी हुई थी इसी ट्रीटी के साथ में 1748 में कर्नाटक का जो पहला वॉर था वो एंड हुआ था, और इसी टाइम पर ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हुआ था। उसी के साथ में हिंदुस्तान में जो कर्नाटक का वॉर चल रहा था वो भी एंड हुआ था, और यूरोप का युद्ध जैसे ही बंद हुआ, कर्नाटक का जो पहला वाला वॉर था, प्रथम युद्ध, वो भी समाप्त हो गया, और मद्रास जो था वो अंग्रेजों को फिर से प्राप्त हो गया। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में इन कथनों पर आप विचार करें। पहला, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति प्राप्त हुई थी। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति थी। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पहले चैप्टर के जो समरी नोट्स है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम उसके MCQ पर चलेंगे। ठीक है, सो चैनल पर बने रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।